गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम अपनी भारतीय राजनीति की जो राष्ट्रपति की कक्षा चल रही है उसके तीसरे भाग में आज चर्चा करने वाले हैं 55 से आगे वाले अनुच्छेद की। अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देख रखे हैं तो इससे पहले वाले जो 2 वीडियोस है उसके अंदर अपन ने राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद को ट्रिक के माध्यम से याद करने का प्रयास किया था। उसके बाद एक एक करके प्रत्येक अनुच्छेद को विस्तार से अध्ययन किया था। इसके अलावा राष्ट्रपति के बारे में कुछ विशेष बातें जो है वो भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। इससे कुछ पिछले वीडियोस के अंदर अपन ने संविधान सभा, प्रस्तावना, मूल अधिकार और इसके साथ में अनुसूचियां, ये सब अपन टॉपिक कवर कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में अपन चर्चा करेंगे 55 से आगे वाले जो अनुच्छेद है उसमें राष्ट्रपति को लेकर क्या क्या प्रावधान कर रखे हैं। अगर आप चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और रेगुलर जो वीडियोस मिलते हैं उनकी क्लासों को आप नोट्स फॉर्म में उतारते रहें। और ये नोट्स जो है वो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि ये डीपली डिज़ाइन किए गए हैं जो आपके चाहे कितना भी छोटा या बड़ा कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, हर एक एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आज अपन बात करते हैं अनुच्छेद 56 की। तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है? अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की जो पदावधि है यानी कि कार्यकाल का उल्लेख है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा। तो ध्यान रहे कि पदावधि जो है वो है पद ग्रहण से लेकर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक का होता है, यानी कि राष्ट्रपति जो है वो 5 साल तक अपने पद पर रह सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो राष्ट्रपति 5 साल के बाद में भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता। यानी कि राष्ट्रपति वैसे तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन 5 वर्ष कंप्लीट करने के बाद में भी जब तक नया राष्ट्रपति अपना कार्यग्रहण नहीं करता है तब तक राष्ट्रपति अपनी सीट नहीं छोड़ेगा। नए राष्ट्रपति के आने के बाद में ही अपनी सीट छोड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें कि मान लो किसी राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना है तो क्या करेगा? तो राष्ट्रपति त्यागपत्र देगा। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? तो ध्यान रहे कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। एक बात विशेष ध्यान रखना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति जो है ये दोनों आपस में एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। इसमें ध्यान रखना ये कि उपराष्ट्रपति जो है वो जैसे ही उस उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र मिलता है तो इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। यानी उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र मिलने के बाद में लोकसभा का जो अध्यक्ष है उसको सूचना दी जाती है। ध्यान रखना, लोकसभा अध्यक्ष को त्यागपत्र नहीं दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष को सूचना देता है। वो भी कौन? उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया है, लेकिन त्यागपत्र दिया किसको जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को। अब बात करें अगर मान लो किसी को हटाना हो तो हटाने का कारण क्या होगा? यानी राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है जिसको कहा जाता है महाभियोग, तो इसमें कारण क्या है जिसके आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो ध्यान रहे, कारण है संविधान का अतिक्रमण, यानी कि जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि संविधान में कहीं पर भी इसकी विस्तृत चर्चा नहीं कर रखी है कि संविधान का अतिक्रमण किसे माना जाएगा और किसे नहीं माना जाएगा। आज तक किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ अभी तक महाभियोग जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 57 की। अनुच्छेद 57 जो है वो राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के उल्लेख से संबंधित है, यानी कि 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन का उल्लेख है। जैसे अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में एक व्यक्ति जो है वो केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन भारत में इसकी कोई भी निर्धारित सीमा तय नहीं है। यानी भारत में एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई इसके लिए न्यूनतम या अधिकतम मापदंड जो है वो नहीं रखा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो भारत में एकमात्र ऐसे व्यक्ति है जो 2 बार राष्ट्रपति बने। यानी सर्वाधिक बार बनने वाले कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये बात अपन ने करी ली कि अमेरिका में एक व्यक्ति केवल 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है। जैसे बराक ओबामा ने 2 बार अपना कार्यकाल कंप्लीट किया, उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। यानी 2 बार से ज़्यादा बार राष्ट्रपति कोई भी नहीं बन सकता है। इसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 58 की, तो अनुच्छेद 58 कहता है कि इसमें राष्ट्रपति के पद की जो अहर्ताएं हैं यानी कि जो योग्यता है उसका उल्लेख है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी प्रश्न आज के टाइम पे पूछा जाता है तो योग्यता और शर्तों को मिक्स करके पूछ लिया जाता है कि निम्न में से राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता है अथवा नहीं है। उसमें जब
4 ऑप्शन दिए जाएंगे तो 2 ऑप्शन भारत जो योग्यता के डाल दिए जाएं और 1-2 ऑप्शन शर्तों के डाल दिया जाए, और इसमें से कि कौन सा सत्य है और कौन कौन से असत्य है। तो वहां पर ध्यान रखने वाली बात यह कि योग्यता को योग्यता के अंदर ही याद रखना है और शर्तों को अलग से याद रखना है। ये नहीं कि ये कथन सत्य है इसलिए इसको सही मान लिया जाए। योग्यता अलग याद रखें और शर्तों को अलग से याद करें। 2021 के एसआई के एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ रखा है जिसमें योग्यता के अंदर शर्तें डाल रखी थी और उसकी वजह से कई जनों का क्वेश्चन ये गलत भी हो गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली योग्यता की। पहली योग्यता यह है कि जो भी व्यक्ति भारत का नागरिक है वो राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी योग्यता है, यानी पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, अगर उम्र की बात करें तो इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ये भी ध्यान रखना, किसी एग्जाम्स के अंदर ये पूछ लिया गया था, न्यूनतम की जगह उसने अधिकतम आयु दे दिया कि राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए, और कई जने इसको गलत करके आ गए। ध्यान रखना ये न्यूनतम आयु है, यानी कि कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए, और 35 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति है भारत का नागरिक है तो ये 2 योग्यताओं को पूरा करता है। इसके बाद अगर तीसरी योग्यता की बात करें तो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार है वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, यानी जो योग्यता लोकसभा के सदस्य बनने की हो वही राष्ट्रपति के लिए भी होगी, और कोई भी उसके पास लाभ का पद नहीं हो। लाभ के पद का मतलब है कोई ऐसा सरकारी पद जिसके लिए वो सरकार से कोई लाभ या सैलरी वगैरह या कुछ भी लेता हो तो उसको लाभ का पद माना जाता है। तो ये चारों जो कंडीशन है वो राष्ट्रपति के लिए योग्यताओं के अंदर आती है। अब ये जो योग्यताएं हैं इसको अलग से याद रखनी है क्योंकि ये योग्यता के हिसाब से ही पूछी जाए, तब आपको इनमें से ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कौन कौन सी शर्तें हैं। उससे पहले एक बात ध्यान रखना, अगर कोई पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति पद के लिए शैक्षणिक योग्यता कितनी होगी तो इसके लिए कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी राष्ट्रपति कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए इस बात का संविधान के अंदर कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं है। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की, अनुच्छेद 59 ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति पद के लिए सेवा और शर्तों से संबंधित है। 58 में योग्यता थी तो आदमी योग्य होगा तो वो सेवा और शर्तों को पूरी करेगा, इसलिए सेवा और शर्तें जो है वो 59 के अंदर है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 59 की, तो इसमें कौन कौन सी सेवा शर्तें हैं। सबसे पहली है राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का निर्धारण जो है वो संसद करती है, यानी राष्ट्रपति को कितना पेमेंट मिलेगा, इसको भत्ते कितने मिलेंगे, ये सब के सब डिसीजन जो है ये निर्णय संसद के द्वारा लिए जाते हैं। दूसरा जो है वो है राष्ट्रपति को वेतन कितना मिलता है, तो 5 लाख रुपए प्रति माह राष्ट्रपति को वेतन मिलता है। और ये बात ध्यान रखना कि राष्ट्रपति का ये जो वेतन है 5 लाख रुपए ये टैक्स फ्री होता है, यानी इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। राष्ट्रपति को वेतन भत्ते पेंशन यानी कि परिलब्धियां भारत की संचित निधि से दी जाती है। ये ऑब्वियस सी बात है कि भाई भारत सरकार का सबसे बड़ा पद है तो उसको पेंशन या वेतन भत्ते या जो भी पैसे दिए जाएंगे वो कहाँ से दिए जाएंगे, तो भारत की संचित निधि से दिए जाएंगे। अब इसके बाद अगर बात करें राष्ट्रपति के वेतन भत्तों की, तो ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, इसकी चर्चा कर ही ली। राष्ट्रपति के वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, यानी संसद कभी भी, अलाभकारी का मतलब होता है घटाना, यानी जिससे लाभ नहीं हो रहा हो, हानि हो रही हो, ऐसा परिवर्तन नहीं कर सकते। बढ़ा सकते हैं लेकिन घटा नहीं सकते। तो राष्ट्रपति के वेतन में अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अनुसूची 2 जो है उसमें राष्ट्रपति के वेतन और भत्तों का उल्लेख है, ध्यान रखना ये बात। इसमें केवल और केवल ये लिखा गया है राष्ट्रपति के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होती है, लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है, जैसे लिखा हुआ 5 लाख रुपए वेतन मिलता है, तो इसकी जानकारी कहाँ पर है, तो ये जानकारी मिलेगी अनुसूची 2 के अंदर। अनुसूची 2 में ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति को कितना वेतन मिलेगा, तो राष्ट्रपति के वेतन भत्तों का उल्लेख जो है वो अनुसूची 2 के अंदर है। नेक्स्ट अनुच्छेद की अगर बात करें, अनुच्छेद 60, ये राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, यानी राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 60 में। ये काफी महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी है और कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जा चुका है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ जो है वो भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, यानी CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट है उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यानी मुख्य न्यायाधीश अगर मान लो नहीं हो किसी परिस्थिति के अंदर कि कोई मुख्य न्यायाधीश एब्सेंट हो, उस कंडीशन में जो भी सबसे सीनियर न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा, यानी वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति हमेशा जो शपथ है वो 25 जुलाई को लेते हैं, क्योंकि 25 जुलाई 1977 को भारत
कि निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने शपथ ली थी। तब से ये परंपरा चली आ रही है, यानी ये संविधान में कहीं नहीं लिखा है, ये केवल और केवल परंपरा है जो किसी दिन के बाद में शुरू कर दी जाती है। और ये परंपरा शुरू कर दी गई थी 25 जुलाई 1977 को, क्योंकि इस दिन नीलम संजीव रेड्डी जो है वो निर्विरोध भारत के राष्ट्रपति बने थे और भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है जो निर्विरोध बने। निर्विरोध का मतलब है इनके सामने कोई भी उम्मीदवार जो है वो खड़ा नहीं हुआ था। तो नीलम संजीव रेड्डी बने थे, इस वजह से 25 जुलाई को ही राष्ट्रपति क्या लेते हैं, शपथ। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा व जनता के कल्याण की शपथ लेता है। बड़े एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछ भी लिया जाता है कि राष्ट्रपति किस चीज़ की शपथ लेता है, तो ध्यान रखना संविधान की रक्षा और जनता के कल्याण की शपथ लेता है। हालांकि राष्ट्रपति की शपथ जो है वो काफ़ी बड़ी है, IAS RS वाले एग्जाम्स के अंदर डायरेक्ट डिट्टो शपथ उठाकर भी पूछ ली जाती है, लेकिन अगर आपको ये पता है तो आप आइडिया लगा लोगे उसको पढ़ करके ये राष्ट्रपति की शपथ है या नहीं है। यानी संविधान की रक्षा व जनता के कल्याण की शपथ कौन लेता है, राष्ट्रपति। अब वर्तमान की अगर बात करें तो भारत की 16वीं जो राष्ट्रपति है वर्तमान में वो है द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को शपथ ली थी। द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला है, भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति की शपथ का जो प्रारूप है वो अनुसूची 3 में मिलता है। मैंने जब अनुसूचियां पढ़ी थी तो उसमें देखा भी था कि सबसे पहली में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, दूसरी अनुसूची के अंदर पेमेंट्स से संबंधित है, वेतन भत्तों से, और तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है। तो राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप कहाँ पर है, फॉर्मेट कहाँ पर मिलता है, तो अनुसूची 3 के अंदर मिलता है। अब बात करते हैं इसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग राष्ट्रपति के लिए, और वो है अनुच्छेद 61। कई एग्जाम्स के अंदर बार बार रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति को किस प्रकार से हटाया जाएगा। तो राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको कहा जाता है महाभियोग प्रक्रिया, और ये है अनुच्छेद 61 के अंदर। यानी अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है। ये एक बात ध्यान रखना कि महाभियोग प्रक्रिया जो है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। राष्ट्रपति को हटाने की महाभियोग प्रक्रिया जो है इसको अमेरिका से लिया गया है। अब सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि ये महाभियोग प्रक्रिया किस प्रकार से लाई जाती है। एक डायग्राम के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद थ्योरेटिकल रूप से देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से ये प्रस्ताव लाया जाता है और राष्ट्रपति को हटाया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो मान लो कोई एक सदन है A और एक सदन है B, यानी ये कोई सा भी सदन हो सकता है, लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। ये 2 सदन है A और B। तो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो किसी भी सदन में लाया जा सकता है, A सदन में भी या फिर B सदन में। तो अपन ये मान के चलते हैं कि A सदन के अंदर राष्ट्रपति को हटाने के लिए, यानी अपना जो प्रेसिडेंट है उसको हटाने के लिए प्रस्ताव लाया गया। तो प्रस्ताव लाने के लिए सबसे पहली बात है कि 1/4 सदस्य यानी कि 25% सदस्य जो है जब हस्ताक्षर करेंगे तो प्रस्ताव लाया जाएगा। किसी सदन में प्रस्ताव लाना और पारित करना 2 अलग अलग चीज़ें हैं। लाने का मतलब है प्रस्ताव लाया गया जिस पर अब चर्चा होगी, तो 1/4 सदस्य जब उस पर सिग्नेचर करेंगे उसके बाद में इसके ऊपर चर्चा होगी। एक बात ध्यान रखना कि जब प्रस्ताव लाया जाएगा तो प्रस्ताव लाने के बाद 14 दिन पहले, प्रस्ताव लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देनी अनिवार्य है। यानी राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी कि आपके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है। उसके बाद क्या किया जाएगा कि राष्ट्रपति या तो खुद उस सदन के अंदर आएगा या राष्ट्रपति अपने किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को, अपने द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को उस सदन में भेजेगा अपनी तरफ से अपनी बात रखने को। अगर वो उस बात पे कायम होते हैं तो ठीक है, अगर कायम नहीं हुए तो उस सदन में वो प्रस्ताव पारित करने के लिए वोटिंग होनी शुरू हो जाती है। जब ये वोटिंग होती है तो इस वोटिंग के अंदर 2/3 सदस्यों के द्वारा इसको पास होना जरूरी है। अगर मान लो ए सदन से 2/3 जो लोग हैं, 2/3 सदस्य अगर इसमें पार्टिसिपेट करके, यानी 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए अपना मत दे देते हैं, तो ये पहले सदन से ये प्रस्ताव पारित हो जाता है और इस प्रस्ताव को दूसरे सदन में यानी B सदन में भेज दिया जाता है। अब दूसरे सदन क्या करेगा, सबसे पहले तो एक जांच समिति का गठन करेगा और ये जो जांच समिति है ये अपनी रिपोर्ट जो है वो दूसरे सदन को पेश करेगी। अब दूसरा सदन उस रिपोर्ट के आधार पर क्या करेगा, यहाँ पर वापस मतदान होगा और इस मतदान में वही चीज़ है, वापस 2/3 जो मतदान है उसके द्वारा इस प्रस्ताव को यहाँ से भी पारित किया जाएगा। अगर 2/3 से दूसरे सदन में भी ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति जो है तो राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग प्रक्रिया है ये पूर्ण हो जाती है। यानी ये काफ़ी लंबी चौड़ी और काफ़ी जटिल प्रक्रिया है जिसकी वजह से आज तक कोई भी जो राष्ट्रपति है
उसके खिलाफ ये प्रस्ताव कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो ध्यान रखें, ये पूरी प्रक्रिया है, ये सदन में लाया जाएगा। लाने के लिए 1/4 सदस्यों का होना जरूरी है इसके अंदर हस्ताक्षर। उसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन के अंदर अंदर आकर उस सदन में अपनी बात रखनी होगी, या किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति भेज सकता है। अगर उसकी बात से सहमत नहीं हो तो ए सदन के अंदर वोटिंग करवाई जाएगी, और वोटिंग जो है उसमें 2/3 सदस्य इसको पारित करेंगे। अगर 2/3 सदस्यों के सिग्नेचर हो जाते हैं तो इसको बी सदन में भेजा जाएगा। बी सदन में एक जांच समिति का गठन किया जाएगा। अगर जांच समिति की रिपोर्ट के बाद में बी सदन चाहे कि हमें आगे इसको प्रक्रिया को बढ़ाना है तो उसको भी 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। जब बी सदन में 2/3 सदस्यों के हस्ताक्षर से ये प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो पूर्ण हो जाएगी और महाभियोग कंप्लीट माना जाएगा तथा राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। तो ये प्रक्रिया है राष्ट्रपति को हटाने की। अब इसको थ्योरेटिकल रूप से नोट्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है इसमें किस प्रकार से किया जाता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति को हटाने वाली जो प्रक्रिया है या जो प्रस्ताव है उसको कहा जाता है महाभियोग प्रस्ताव। और ये महाभियोग प्रस्ताव जो है, ये जो महाभियोग प्रस्ताव है ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसे हमने कहा था ए सदन या बी सदन, यानी लोकसभा में भी ला सकते हैं और राज्यसभा में भी ये लाया जा सकता है। उसके बाद अगर बात करें कि जिस भी सदन में ये लाया जाएगा उस सदन के 25% यानी कि 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। अब जैसे 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होंगे उसके बाद क्या होगा कि महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा यानी कि जो मतदान है वो शुरू होने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी। अब या तो राष्ट्रपति खुद आ सकता है या फिर वे अपनी किसी प्रतिनिधि को, किसी एजेंट को भेजकर अपना बात या अपना पक्ष रख सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो महाभियोग प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग अलग कुल सदस्य संख्या के 2/3 यानी कि विशेष बहुमत, ये बात हमेशा ध्यान रखना, प्रस्ताव लाने के लिए 1/4 बहुमत चाहिए, लेकिन प्रस्ताव को पास करने के लिए विशेष बहुमत चाहिए जो कि होता है 2/3। तो 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति का जो प्रस्ताव है उसको पारित किया जाता है यानी कि पास किया जाता है। और जैसे ही दोनों सदनों से 2/3 बहुमत मिल जाता है और ये प्रस्ताव पारित होता है तो राष्ट्रपति पद मुक्त माना जाएगा, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी और राष्ट्रपति अपने पद को त्याग देगा। दूसरे सदन से पारित होते ही राष्ट्रपति पद मुक्त माना जाता है, यानी उसके तुरंत बाद से राष्ट्रपति को पद मुक्त मान लिया जाता है। राष्ट्रपति को कौन हटाती है, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा ये दो किसके अंग है, संसद के अंग है, इसलिए राष्ट्रपति को कौन हटाता है, संसद के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाने वाली जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसके दौरान राष्ट्रपति की शक्तियों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी जब तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं होती तब तक राष्ट्रपति की शक्तियां उसी प्रकार कार्य करेगी जैसे पहले कर रही थी, उसमें किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होती है, राष्ट्रपति उसी पावर से अपना काम करता है। राष्ट्रपति को हटाने वाले जो महाभियोग प्रस्ताव है इस पर संसद के दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है, यानी मान लो लोकसभा से पारित हो गया लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हुआ तो खारिज माना जाएगा, यानी दोनों सदनों को समान शक्तियां प्राप्त है। ऐसा नहीं कि लोकसभा ने पारित कर दिया तो राज्यसभा को करना ही पड़ेगा, दोनों को पारित करना पड़ेगा। दूसरी बात, कई बार ऐसा होता है कि दोनों सदन जब किसी एक चीज को लेकर सहमत नहीं होते हैं तो उनके लिए विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसको बोला जाता है संयुक्त अधिवेशन। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग प्रस्ताव होता है उसके ऊपर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, यानी इसमें संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है वो दूसरे सदन ने नहीं माना तो इसके लिए संयुक्त प्रस्ताव लाया जाए, ऐसा नहीं किया जा सकता। संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते महाभियोग प्रक्रिया के लिए। एक बात इसमें विशेष ध्यान रखना, ये वाली, ये कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछ ली गई है और हमेशा ज़्यादातर लोग इसमें गलत कर देते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन ध्यान रखना कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो ये भाग लेंगे लेकिन हटाने की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं महाभियोग प्रक्रिया उसमें भाग नहीं लेते, यानी इसमें केवल और केवल लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। अगर बात करें लोकसभा और राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों की तो ये भी इसके अंदर भाग नहीं लेते। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे संसद के जो मनोनीत सदस्य है ये चुनाव के अंदर भाग नहीं लेते, ये हमने पहले पढ़ लिया है, लेकिन ये मनोनीत सदस्य हटाने की प्रक्रिया में जरूर भाग ले सकते हैं। तो ये दो जो है ये एक दूसरे की विरोधी बातें, दोनों को ध्यान से रखना। विधानसभा के सदस्य
चुनाव में भाग ले सकते हैं निर्वाचित सदस्य, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में नहीं ले सकते। लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य उसमें भी भाग ले सकते हैं, हटाने की प्रक्रिया में भी और चुनाव में भी। लेकिन ये जो मनोनीत सदस्य हैं, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में ये भाग ले सकते हैं संसद के मनोनीत सदस्य भी। अब बात करते हैं आगे कि अब तक एक भी राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव नहीं लाया गया। इसकी भी अपन ने चर्चा कर ली है, क्योंकि ये प्रक्रिया काफ़ी जटिल है और इसको पूरा होने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तब तक सारी चीज़ें सॉर्ट हो जाती है सरकार के बीच में और ये प्रस्ताव कभी पूरा नहीं हो पाता। अब बात करते हैं अंतिम अनुच्छेद की राष्ट्रपति को लेकर। अनुच्छेद 62 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाना आवश्यक है। अब आपके सवाल दिमाग में आएगा कि 6 महीने तक फिर क्या किया जाएगा। तो उस कंडीशन में राष्ट्रपति की जगह जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, कार्यवाहक राष्ट्रपति बनकर। मान लो उपराष्ट्रपति का पद भी खाली हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो ये पद संभालता है। अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश जो है वो इस कार्य को संभालेगा, यानी राष्ट्रपति का जो पद है उसको कार्यवाहक के रूप में संभालेगा। तो ये चर्चा करी है आज अपन ने अनुच्छेद 55 से लेकर 56 से लेकर 62 तक के सभी अनुच्छेद की। महाभियोग की जो जटिल प्रक्रिया है इसकी भी अपन ने विस्तार से चर्चा करी है डायग्राम के रूप में। तो आप इनको अच्छे से अध्ययन करें, इनके नोट्स बनाएं और इनको बार बार पढ़ें, जिससे कि ये सारी चीज़ें आपको कंठस्थ हो जाए। बाकी अनुच्छेद से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद के लिए अपन ने ट्रिक बना रखी है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो पिछले वीडियो के अंदर अनुच्छेद की ट्रिक देखें, जिसके अंदर राष्ट्रपति के सभी अनुच्छेद को हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया था। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।